नई दिल्ली की पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनाई गई जेपीसी ने अपनी दूसरी मीटिंग की। इस मीटिंग में 4 सुन्नी संगठनों के लीडर बुलाए गए। 2 सरकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ और मुतवल्ली को इनवाइट किया गया था। 2 गैर सरकारी सुन्नी संगठनों के उलेमा भी बुलाए गए थे। यहां से सुन्नी मुसलमानों के साथ मोदी सरकार की सीधी बातचीत का सिलसिला आज शुरू हो गया है। दोनों पक्ष आज पहली बार आमने सामने बैठे। बातचीत से अगर कोई सोल्यूशन निकलना है तो ऐसे ही निकलेगा। सुन्नी मुसलमानों के साथ यह बातचीत आगे कितना बढ़ेगी और इसमें कौन है जो रोड़े अटका रहा है, हिंदुस्तान की नई पॉलिटिक्स को समझने वाली एक रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से 18 करोड़ सुन्नी मुसलमान हैं। 14.5 करोड़ मुस्लिम वोटर में से 13 करोड़ मुस्लिम वोटर सुन्नी हैं। लोकसभा के 24 मुस्लिम सांसदों में से 23 मुस्लिम एमपी सुन्नी हैं। भारत में मुसलमानों की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा सुन्नी मुसलमानों के पास है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का 90% हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सुन्नी मुसलमानों का दबदबा है। हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉलिटिक्स का पावर हाउस सुन्नी मुसलमानों के पास है। देवबंदी मुसलमानों के सबसे बड़े सेंटर देवबंद सहारनपुर में सुन्नियों की चलती है। बरेलवी मुसलमान भी सुन्नत को मानने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुन्नी सेक्ट मानने वालों का अपर हैंड है। साउथ में मुसलमानों का सबसे बड़ा किला भी सुन्नत को फॉलो करता है। हनफी, मालकी, शाफई, हम्बली, बहावी और अहमदिया मोटे तौर पर इन 6 फिरकों में बटे हुए हैं सुन्नी मुसलमान। शियाओं की बात करें तो वो इसरा अशरी, इस्माइली और जैदी इन 3 फिरकों में बटे हैं। इस्माइली शिया मुसलमान आगे के 4 हिस्सों में बटे हैं: फातमी, बोहरा, खोजे और नुसैरी। हिंदुस्तानी मुसलमानों में सुन्नत मानने वालों का दबदबा ऐसा है कि शिया मुसलमान अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक है। सुन्नी मुसलमान को आमतौर पर मोदी का विरोधी माना जाता है, लेकिन उन सुन्नी मुसलमानों को भी मोदी ने राउंड टेबल पर बुलाया। सुन्नी मुसलमान आए, दुआ सलाम हुई, 2 राउंड में बातचीत हुई, फिर हैंडशेक भी हुआ। सवाल है कि निकला क्या? शिया मुसलमानों की तरफ मोदी ने दोस्ती का हाथ तभी बढ़ा दिया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि सुन्नी मुसलमान और खास तौर पर अपर कास्ट सुन्नी मुसलमान मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहे थे। इसीलिए जब हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पसमानदा का रूट खोजा गया, लेकिन बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक 2024 में इस रूट से भी कामयाबी नहीं मिल पाई। इसीलिए अब डायरेक्ट सुन्नी मुसलमानों को बातचीत की टेबल पर लाया गया है। सुन्नी मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी मुलाकात जेपीसी के साथ रखी गई। क्या मोदी और मुसलमान को जोड़ने वाला नया ब्रिज बन रहा है? या मोदी और मुसलमान को अलग करने वाली नई खाई तैयार हो रही? ब्रिज और खाई, मोदी और मुस्लिम के रेफरेंस में ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रिज है या खाई है, ये इस बात से तय होता है कि आप सिक्के के किस पहलू को देखते हैं। हम आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी की लोकसभा में 240 सदस्य हैं। इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। मोदी की पार्टी के राज्यसभा में 95 मेंबर हैं। अपर हाउस में भी बीजेपी का कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरण रिजिजू संभाल रहे हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री की कुर्सी पर जॉर्ज कुरियन बैठते हैं। मैंने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफ़र किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर
मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए, ये तो एक सिलसिला शुरू है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे और एक सभी मेंबर से मिल कर के एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरी है। अरबों खरबों की वक्फ संपत्तियों को संभालने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो सबसे ज्यादा विरोध सुन्नी मुसलमानों की तरफ से आया। वजह यही है, संपत्तियां भी सुन्नियों की हैं, उन्हें संभालने का काम भी सुन्नी कर रहे हैं और मुस्लिम लीडरशिप भी सुन्नियों की है। देश भर में 32 वक्फ बोर्ड के पास 8,51,939 वक्फ संपत्तियां हैं। देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की कीमत का किसी को अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को हमेशा अंडर वैल्यू करके बताया जाता है। वक्फ संपत्तियों को मैनेज करने के लिए यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों बनाए गए हैं, लेकिन छोटे राज्यों में शिया वक्फ बोर्ड नहीं है। वहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड ही सभी तरह की वक्फ संपत्तियों को मैनेज करता है। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार ने जेपीसी का रूट पकड़ा है। एंटी मोदी मोर्चा लगातार इस बात को भी कहता रहा कि इस मामले में सीधा स्टेक होल्डर से बात नहीं की जा रही है और मोदी सरकार इस बिल को थोपने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार ने अब सीधा स्टेक होल्डर से बात की है। जेपीसी ने आज 4 संगठनों को बुलाया और उनसे बातचीत की गई। इनमें मुंबई से ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा, दिल्ली से इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान से राजस्थान वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शामिल रहा और इनसे बातचीत की गई। इस बातचीत में सारा फोकस सुन्नी मुसलमानों पर रहा। जेपीसी के साथ मुलाकात से पहले ही सुन्नी मुस्लिम नेताओं ने अपनी लाइन क्लियर कर दी थी। वक्फ के सवाल पर मदनी और ओवैसी की एक लाइन है, वक्फ बिल का विरोध करना है। जेपीसी के साथ मीटिंग में भी यही हुआ। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मोइन मियां साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोइन साहब, क्या एतराज आप लोगों को है वक्फ जो तरमीमी या अमेंडमेंट जो बिल है उस पर क्या एतराज आप लोगों को है? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल को जो है वो पूरे देश का मुसलमान मुस्तरद करता है, खारिज करता है और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा भी इस बिल की मजम्मत करती है। वक्फ एक मजहबी अदारा है और उस मजहबी अदारे में हम किसी की शिरकत नहीं चाहते। बहुत सारे तरमीम किए गए, संशोधन आए, 2013 में हुए, उससे पहले भी हुए। अब क्या आपको लग रहा है, किन पॉइंट्स पर आपको एतराज है कि अब इतना ज्यादा हंगामा मुस्लिम संगठनों ने किया हुआ है? देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो काबिल एतराज हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे मजहबी इदारे में कोई दूसरा मुदाखलत करे। इसीलिए पूरे देश का मुसलमान जो है वक्फ तरमीमी बिल को जो का अपोज कर रहा है और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा भी उसका अपोज करती है। दिल्ली में मुलाकात से पहले एक मुलाकात लखनऊ में भी हुई। वहां शिया समुदाय का केवल एक नुमाइंदा आया, बाकी सब सुन्नी नेता ही आए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने तो साफ साफ कह दिया कि वक्फ बिल मंजूर नहीं है और जेपीसी के साथ कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। जेपीसी के मेंबर अगले कुछ दिनों में बेंगलोर जाने वाले हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनको जेपीसी से मिलना ही नहीं है। पूरा सरासर वो क्या हमारा सेंट्रल वक्फ बिल का अमेंडमेंट करने का मुद्दा है, वो मुद्दे पर हमें पूरा भी विरोध खंडन करे हैं। इसके साथ साथ भी हमें आज मीटिंग करने को हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को भी हमें मिले हैं पूरे मेंबर्स के साथ, और हमारे जमीर अहमद मिनिस्टर साहब के साथ भी जाकर उधर मिले हैं। उनको भी हमें कल परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल सेक्रेटरी हमने थोड़े इन्फॉर्मेशन किए थे, वो उसका हमें आज मीटिंग में डिस्कस करको कौन सा भी इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेट के तरफ से नहीं देना और ये हमारी ये बिल को पूरा भी हमें इसे रिजेक्ट करना। सुन्नी लीडरशिप से मोदी को अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, तो फिर सवाल है कि इन सारी कवायद का फायदा क्या है? फायदा ये है कि धीरे धीरे ही सही एक मुस्लिम आउटरीच तो हो ही रहा है। सुन्नियों के नेता बातचीत की टेबल पर आने लगे हैं। मोदी की पार्टी को मुस्लिम वोट कम मिलता है, कम मतलब बहुत ही कम। CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में केवल 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को मुसलमानों के इतने वोट भी हर राज्य में नहीं मिले। यूपी में केवल 2% मुसलमानों ने कमल के फूल वाला बटन दबाया, जबकि गुजरात में
लगभग 29% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। जब चुनाव में एक एक वोट गिना जा रहा हो तो एक एक मुस्लिम वोट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उसमें सिर्फ एक शाहनवाज हुसैन ही जीत कर संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, सभी हार गए, जिसमें शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। 2019 में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जम्मू कश्मीर में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और लक्षद्वीप में 1 कैंडिडेट, लेकिन इनमें से कोई नहीं जीता। 2024 में बीजेपी ने केवल 1 मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया। केरल की मल्लपुरम सीट से बीजेपी ने अब्दुल सलाम को टिकट दिया, लेकिन अब्दुल सलाम बुरी तरह हार गए। यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी और एनडीए पार्टनर्स को केवल 2% मुस्लिम वोट मिले। सपा और कांग्रेस गठबंधन को 92% मुस्लिम वोट मिले। बिहार में भी बीजेपी और एनडीए पार्टियों को केवल 12% मुस्लिम वोट मिले। बिहार में महागठबंधन की पार्टियां यानी आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले को 87% मुस्लिम वोट मिले। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। जम्मू कश्मीर में घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर जहां अधिकतर मुसलमान ही वोटर हैं, वहां बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। कोई भी चुनाव होता है तो बीजेपी की काउंटिंग -20% से स्टार्ट होती है। विरोधी पार्टियों की काउंटिंग +20% से शुरू होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी के लिए इस मॉडल को बदलना जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ऐसे हर उपाय कर रही है जिससे उसे कुछ न कुछ मुस्लिम वोट जरूर मिले। वक्फ बिल पर मुस्लिम आउटरीच इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सुन्नियों के पावरफुल नेता इसे समझते हैं, इसीलिए बीजेपी के प्लान का विरोध करते हैं। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रिस्तान को छीन लो और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको, ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? सरकार की दखलंदाजी से पूरी तरह मुक्त मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के वक्फ बोर्ड के लीडर वक्फ बिल का पूरी तरह विरोध नहीं कर रहे, बल्कि कुछ संशोधनों के साथ इसे मान लेने पर हामी भर रहे हैं। सुन्नी लीडरशिप के साथ बातचीत का यही सबसे बड़ा फायदा है। सरकार ने जो प्रॉपर्टी बताई, वक्फ बोर्ड उसी पर काम कर रहा है सिर्फ, और उसमें से भी सरकारों ने हथियाली जगाए। और ये लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ रख देता है वो हो जाता है। और 1500 साल पहला गांव और मंदिर को बुनियाद बना दिया झूठ बोल के कि साहब इन्होंने उसको जो है अपना बना। हम ये कहते हैं कि वो गांव भी तुम्हारा, वो मंदिर भी तुम्हारा, 1400 साल पहले जो प्रॉपर्टी थी वो भी तुम्हारी, 1200 साल पहले थे वो भी, 1000 साल पहले थी वो भी, 500-200 साल पहले थी वो भी। 1954 के बाद में 70 में जो गजट में हमारी प्रॉपर्टी है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी हमें दे दो, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी। क्या वक्फ बिल से बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलने का कोई चांस है? हाँ, चांस है। कम से कम बीजेपी को ऐसा लगता है कि रीजन बहुत ही सिंपल है। 32 वक्फ बोर्ड के पास 8,51,939 वक्फ संपत्तियां हैं। इनकी अनुमानित वैल्यू 1,20,000 करोड़ के आसपास है। इतनी संपत्ति से वक्फ बोर्ड को केवल 200 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है, यानी साल में 0.25% की भी आमदनी नहीं दिखाई जाती। एक और तथ्य यह है कि 32 वक्फ बोर्ड पर गिने चुने 200 लोगों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर विपक्ष का आरोप मोदी सरकार पर यह रहा कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया गया। हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती रही। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिल वक्फ बोर्ड को मजबूत करने और मुसलमानों की भलाई को लेकर है। अभी तक वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की खबरें आम रहती हैं। चंद लोगों का ही वक्फ बोर्ड पर कब्जा रहता है और वो अपनी मनमर्जी से वक्फ बोर्ड को चलाते हैं। ये बिल आएगा तो ये मनमर्जी हटेगी और वक्फ बोर्ड में आमदनी होगी, जिसका मुसलमान भी हिसाब रख सकेंगे।
अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। हालांकि कुछ लोग अभी भी मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के मुकदमों की पैंतरेबाजी में फंसाकर ही रखना चाहते हैं। मोदी की सरकार और मोदी की पार्टी अगर आम सुन्नी मुसलमानों को वक्फ बिल का मकसद समझाने में कामयाब हो जाती है तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। याद कीजिए 3 तलाक कानून बनाते समय क्या हुआ था। 3 तलाक बिल पर इससे भी तीखा विरोध हुआ था। विरोध करने वाले ज्यादातर लोग खुद को कौम का लीडर कहते थे। 3 तलाक बिल आया तो कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम समाज में दखलंदाजी बताकर इसका विरोध किया, मगर जब 3 तलाक कानून बन गया तो सबसे ज्यादा फायदा आम मुस्लिम महिलाओं को ही हुआ। 3 तलाक बिल अगर मुस्लिम महिलाओं तक मोदी की आउटरीच का जरिया था तो वक्फ बिल आम सुन्नी मुसलमानों तक मोदी की पहुंच का रास्ता है। अभी 2024 चल रहा है, 3 महीना पहले ही चुनाव हुए हैं, मगर प्रधानमंत्री ने 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। नरेंद्र मोदी 5 साल बाद होने वाले चुनाव की सोच रहे हैं। उस चुनाव में जीत मिले, इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी को थोड़ा ही सही मुस्लिम वोट भी मिले।